हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार? पार्ट 1 और पार्ट 2 होपफुली आपने देख लिया होगा। आज से हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला सेल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल का जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है। हर सेल के बाहर एक पतली सी कवर होती है, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन क्या है? ये सेल के कंटेंट्स को, जो सेल के कंटेंट्स हैं उसको सेपरेट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। जो भी सेल के अंदर सामान है वो सेल के बाहर जो चीजें हैं उनसे मिक्स ना हो, ये सेल मेम्ब्रेन इंश्योर करता है। ये सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी वजह से सेल को स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा ये सेलेक्टिवली अलाउ करता है चीजों को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। अलाउ सर्टेन थिंग्स टू एंटर एंड लीव। सारी चीजें ना तो सेल के अंदर आ सकती हैं और ना तो सेल के बाहर जा सकती हैं। तो दिस अलाउज सर्टेन थिंग्स टू एंटर एंड लीव। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करता है। परमिएबल मतलब अलाउ करता है एंटर और एग्जिट के लिए। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस लिखिए, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पढ़ाया ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के एक तरह से 3 नाम हैं। जैसे आपको घर में कुछ और आपके पेरेंट्स बुलाते होंगे, स्कूल में अलग नाम होगा, वैसे ये सेल मेम्ब्रेन के 3 नाम हैं। तो ये सबसे पहला ऑर्गेनेल है जो प्लांट और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होता है। ये एक्चुअली ये ऑर्गेनेल भी नहीं, एक बाउंड्री है जो कि सेल का स्ट्रक्चर बना रही है। ये सेपरेट करती है सेल के अंदर के कंटेंट्स को, बाहर से मिक्स नहीं होने देती है। कुछ चीजों को अलाउ करेगी, जैसे ऑक्सीजन सेल को चाहिए तो वो ऑक्सीजन अलाउ हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, बाहर निकल गई। पानी चाहिए, अंदर आ गया। अगर ज्यादा हो गया है, नहीं चाहिए तो बाहर चला गया। तो ये डिसाइड कौन करता है? एक डोर की तरह ये काम करता है सेल मेम्ब्रेन। एक पॉइंट और है, इट इज इलास्टिक। इट गिव्स इलास्टिसिटी टू द सेल। इसका क्या मतलब हुआ इलास्टिसिटी का? हम अपने हाथ की स्किन को, गाल को पिंच कर सकते हैं। ये किस वजह से? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक है। क्या आप पेड़ के तने को पिंच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवर होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल। अच्छा, अब ये जो मैं कह रही हूं कि ये अलाउ करता है चीजों को अंदर या बाहर, तो इसके लिए सेल मेम्ब्रेन 2 प्रोसेसेस यूज करता है। पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या मतलब होता है इसका? ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब कंटिन्यूअसली होती ही रहती है, ऑन गोइंग। दिस इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। मेनली गैसियस एक्सचेंज में ये काम आती है। गैसेस, जो गैसेस हो हैं उनके एक्सचेंज में ऑक्सीजन एंटर कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है बिना रोक टोक। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? डिफ्यूजन की वजह से। तो ये डिफ्यूजन क्या इंश्योर करता है कि कंटिन्यूअस मूवमेंट होता रहे गैसेस का सेल के अंदर और बाहर। ऑलराइट। अच्छा, ये डिफ्यूजन जो है
हमेशा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ही होगा। हमेशा कोई भी चीज होती है हाई की तरफ से ही लो पे जाती। जैसे एक स्लोप है, एक स्लोप है, यहां से अगर आप पानी डालेंगे यहां पर से तो ये नीचे ही तो जाएगा ना। तो ये हाई कंसंट्रेशन एरिया हो गया, ये लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे पानी है यहाँ नहीं है। तो यही डिफ्यूजन में है, गैसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं। सेल के बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है, सेल के अंदर अभी कम है, तो ऑक्सीजन आराम से अंदर चली गई। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो अंदर सेल के कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू आउटसाइड, तो वो बाहर आ गई। तो ये डिफ्यूजन इंश्योर करता है कि गैसेस जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पर जाती रहे। अब ये तो हो गया गैसेस, पानी कैसे जाएगा? तो फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एक अलग प्रोसेस है, उसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, बट ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए है। और वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जाते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में नहीं लिखा तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, क्योंकि वो तो फिर डिफ्यूजन ही हो गया ना। उनकी बात बिल्कुल सही है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही तो पूरा अंतर है। अब वही आपने कीवर्ड छोड़ दिया तो क्या होगा, नंबर नहीं मिलेगा, मैम वहां पे कट कर देंगी कि नो मार्क्स, दिस इज नॉट ऑस्मोसिस। तो समझ में आ रहा है ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की वजह से ये जो बेचारे छोटे छोटे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, याद है? अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में नाम लिख करके बताइए। तो ये जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये इसी डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की हेल्प से पानी में अपने आप को सरवाइव करते हैं। जो भी चीजें उनको चाहिए सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाती हैं, जो नहीं चाहिए वो बाहर चली जाती हैं। तो ये दो प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब हम लोग ऑस्मोसिस को समझते हैं, ये भी जानना जरूरी है ना। अब मान लीजिए ये एक सेल है और ये है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, एक और चीज, सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर्स, डबल लेयर की होती है सेल मेम्ब्रेन। हमेशा सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है। ज्यादातर ऑर्गेनेल्स सेल में, जैसे जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे आप देखेंगे, ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जो सेल के अंदर हैं या सेल मेम्ब्रेन, ये 2 लेयर से मिलके बनती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डबल लेयर। जैसे आप अपनी कॉपी पर ब्राउन पेपर चढ़ाइए, उसके उसको अच्छे से और उसको प्रोटेक्शन के लिए एक उसके ऊपर पॉलिथीन कवर चढ़ाइए या उसको लैमिनेट कीजिए फॉर मोर प्रोटेक्शन। तो सेल मेम्ब्रेन क्योंकि सेल को प्रोटेक्ट कर रही है और सेल को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इतना छोटा सा तो बेचारा है, तो इसलिए ये डबल लेयर की होती है। और ये बनी किससे है? ये 2 चीजों से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन तो हमको पता है, 8th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़े। लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स होते हैं फैट्स। फैट्स छोटे बच्चे यूज करते हैं। अब आप 9th में आ गए हो तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे? लिपिड। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये 2 चीजों से मिलके बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन।
अच्छा, हम लोग तो ऑस्मोसिस पढ़ रहे थे ना, तो मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म में जेली लाइक सब्सटेंस, अभी जब साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे तो ये मान लो पूरा इससे पानी से भरा हुआ है और बाहर बहुत सारा और पानी है। अब ये जो अंदर का सॉल्यूशन है, ये जो सेल के अंदर का सॉल्यूशन है, ये 3 तरीके का हो सकता है। पहला क्या, कि जितना पानी अंदर है, इनर वाटर इज इक्वल टू आउटर वाटर। मतलब जितना पानी सेल के अंदर है उतना ही पानी सेल के बाहर है। तो पानी अंदर आए जाएगा तो, मगर सेल फूलेगा नहीं। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, तो सेल के अंदर कैसा सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। इसका एग्जाम्पल, जैसे आप अंगूर लेकर आए, बाजार से अंगूर लाए, उसको अच्छे से धो के आपने पानी में रख दिया। अब अंगूर के अंदर भी पानी है प्रॉपर कंसंट्रेशन में और बाहर भी पानी है, ठीक है ना। तो जब आपने धोया तो क्या अंगूर फूल गया? नहीं ना, उतना ही रहता है, कहीं ज्यादा पूरा तो नहीं फूल जाता, वैसे ही रहता है। तो ये किस वजह से? क्योंकि सॉल्यूशन इंटर आइसोटोनिक है। जो अंदर पानी है उतना ही पानी, उतना ही कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली बाहर भी है, इसलिए ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी तरीके का सेकंड टाइप का है जब अंदर बहुत कम है, लेस वाटर इनसाइड एंड मोर आउटसाइड। यहां इनर लिख देती हूं, यहां आउटर लिख देती हूं, ठीक है ना। पहला क्या था कि अंदर और बाहर दोनों पानी सेम है। अब दूसरा क्या है कि अंदर, सेल के अंदर पानी कम है जबकि बाहर बहुत ज्यादा है। जैसे कि आपने किशमिश ली, किशमिश सूखी हुई होती है, उसको आप पानी में डाल दीजिए तो क्या होता है, थोड़ी देर में किशमिश फूल जाती है। वो क्यों फूली? क्योंकि बाहर ज्यादा पानी था, वहां से पानी अंदर चला गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे सेल के अंदर के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपो मतलब कम, अंदर कम पानी था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। किशमिश हो गई, या आप बीज भिगोते हैं, छोले राजमा कुछ भी आप भिगोइए पानी में, बीन्स भिगोइए, चना भिगोइए, वो कैसे फूल जाता है? वो क्यों फूल जाता है? क्योंकि पानी अंदर आ गया। सेल के अंदर पानी कम था। ऐसे सॉल्यूशन को, सेल के अंदर के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। अब तीसरा सॉल्यूशन, जब सेल के अंदर ज्यादा पानी है और बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो इधर पहले हम इनर लिख देते हैं और इधर आउटर। तो सेल के अंदर मोर वाटर है और सेल के बाहर लेस वाटर है। तो अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा। तो इस ऐसे सॉल्यूशन को, जब सेल के अंदर ज्यादा है, इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे केसेस में सेल साइज श्रिंक कर जाता है, जैसे कि कभी वीड्स उखाड़ने के लिए नमक का सॉल्यूशन उस जगह पर छिड़क देते हैं फार्मर्स, तो सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, लो कंसंट्रेशन में आ जाता है बाहर पानी और सेल सिकुड़ जाता है। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, हमेशा सेल श्रिंक होगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बच्चों हमने पढ़ लिया कि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, सब पढ़ लिया। एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से थोड़ा सा अलग है। उसमें मूवमेंट कैसे है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन।
ये ट्रांसपोर्ट यूजुअली मिनरल्स एंड फूड के लिए होता है। तो मिनरल्स कहाँ ज्यादा हैं? सेल के अंदर। सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें वो मिनरल्स कंपैरिजन करें हम तो कम होंगे थोड़े। जैसे कि मान लीजिए सेल के अंदर सेल को कैल्शियम चाहिए, हमारे बोन सेल को, तो बोन सेल में कैल्शियम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो अब ऐसी चीजों को जब सेल के अंदर लेना है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब जाना है किसी मिनरल को, तो एनर्जी खर्चा होगी। सो इट यूजेस एनर्जी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स मिनरल्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही एब्जॉर्ब कर पाती हैं। इवन जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खाना इसी तरह खा पाते हैं। जैसे ये एक अमीबा है, ये फूड कैसे पकड़ेगा? यहाँ पे कोई फूड आ गया, अब इसको खाना खाना है, पानी तो अपने आप आ जा रहा है, ये पानी है, इससे मैं दूसरे पेन से बनाती हूँ, तो ये पानी तो ऑस्मोसिस के थ्रू आ रहा है और गैसेस आ जा रही हैं डिफ्यूजन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है बाहर, मगर ये फूड कैसे अंदर आएगा? इसके लिए तो इसको मेहनत करनी पड़ेगी ना, यहां से अपना सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड करके यहां तक लाएगा तो ये फूड अंदर आएगा। तो इसमें एनर्जी यूज होगी। इस तरीके के खाने को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल के द्वारा खाना। साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इसी को इनक्लोज करती है। साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक फ्लूइड। जेली देखिए कैसे अपनी जगह पर हिलती रहती है, तो ये जेली लाइक फ्लूइड है और ये किससे इनक्लोज्ड है? सेल मेम्ब्रेन से। ये नरिशमेंट देता है सेल को, इंटरनल सपोर्ट देता है। अंदर से जब पानी होगा तो उसमें अपने आप, जैसे आप ट्यूब है खाली, उसमें पानी भर दें तो उसको दबाने से दबती है? नहीं, कड़ी हो जाती है ना थोड़ी। तो ये इंटरनल सपोर्ट देता है। और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं लॉन्ग विद द न्यूक्लियस, वो किसमें प्रेजेंट हैं? सब न्यूक्लियस, सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। तो आप लोग को ये समझ में आया हो तो लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।